सो हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कराने वाला हूं BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स दिसंबर एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफी रिसर्च के बाद तुम्हें पता है मैंने जो है बेटा क्या 2021, 2022, 2023, 2024 दिसंबर के एग्जामिनेशन के पेपर को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड किया जिनके पैटर्न और कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का मैं क्या लेके आया हूं, एक सेट लेकर आया हूं और आपको जो है आज की क्लास में मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्त, अपनी जर्नी की पेटी को बांध लो और निकल पड़ो मेरे साथ इस जर्नी में, जहां पर मैं आपको देखो ऐसे अच्छे, ये देखो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो इसके लिए आपको दोस्त करना क्या है, अपना पेन और कॉपी निकालना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है और क्वेश्चंस को करते जाना है। चलो पहले देखते हैं बेटा हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जो कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि इस इनइक्वालिटी को आपको बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले बेटा देखो सॉल्व करने के लिए आपको इस मॉड्यूलस के साइन को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस मॉड्यूलस के साइन को हटाते हो, जैसे ही आप इस मॉड्यूलस के साइन को हटाते हो तो जो नंबर यहां पर है उसी का अपोजिट वाला नंबर जो है इस तरफ आ जाता है। 2022 के पेपर में भी, 2023 के पेपर में भी, 2024 के पेपर में भी लगातार ये इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। बेशक बेटा क्या है, डिजिट आपको चेंज कर देगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जो है सेम रहता है। तीनों पेपर में बेटा क्या है, इस क्वेश्चन में डिजिट चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है। सेम तरीके से ही आपको चीजों को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो मेरे ये बात समझ में आई। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस मॉड्यूलस के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, ऐसी इनइक्वालिटी साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये लेस देन था, यहाँ पे ये मोर देन हो जाएगा। बस यही करना है आपको। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये 2 गया तो बेटा यहाँ पर भी जाएगा, तो हो गया -2 x माइनस 3 प्लस 2। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, अब यहाँ पे माइनस का 3 है, इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का, इक्वल भी है ना, तो 2 प्लस 3, माइनस का था उधर गया प्लस का। अब यहां पे प्लस हुआ है तो यहां पर भी प्लस होगा। दोनों तरफ आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। दोनों तरफ क्या करना होता है, आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, आपका आएगा 1, ग्रेटर लेस देन इक्वल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू प्लस 2 प्लस 3 5। ये हो गई आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व। यही होगा आपका फाइनल आंसर, जहां पर क्या होगा, आपकी x की वैल्यू जो है बेटा क्या होगी, 1 से बड़ी, 1 के बराबर और 1 से बड़ी होगी, और तो और 5 के बराबर और 5 से छोटी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपने सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये आपको ये मैट्रिक्स दी है ए, आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि आपका a² माइनस 4a माइनस 5i की पावर i3 का मतलब क्या है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है ना, ये नीचे आप लोग 3 लिखा हुआ देख रहे हो, ये वाला 3, ये जो आप 3 लिखा हुआ देख रहे हो, ये 3 बेसिकली आपको बता रहा है कि आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसकी है बेटा, 3x3 की है, बस और कुछ नहीं बता रहा। यानी कि आपको क्या करना है, इस पूरे के आंसर को किसके बराबर दिखाना है, जीरो मैट्रिक्स के। 03 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आपको इसको दिखाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा आप लिखोगे अपनी ए मैट्रिक्स को, जो कि किसके बराबर है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप क्या निकालोगे, a² की वैल्यू निकालोगे, फिर 4a की निकालोगे, फिर 5i की निकालोगे और तीनों को आपस में माइनस कर दोगे और देखोगे कि क्या आपका आंसर 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। चलो पहले हम लोग निकालते हैं a²। किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब होता है कि उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी क्या होगा, जब a² बोलेगा तो उसका मतलब क्या है, a को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मुझको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो जो मेरा a² होगा वो किसके बराबर होगा, a² बराबर होगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई सेम
ए से ए की मल्टीप्लाई करो, यानी कि सेम 1 2 2 2 1 2 2 2 1। चलो अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने आप सबको बहुत डीप में सिखाया है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहले लिखी है मैट्रिक्स उसकी रो को पकड़ते हैं, और सेकंड जो मैट्रिक्स है, जो आपकी सेकंड सेकंड टाइम पे लिखी पड़ी है, सेकंड वाली मैट्रिक्स, उसकी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी रो को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरी रो को पकड़ा, सारी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरी कॉलम को पकड़ा, सारी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी? इसकी ए स्क्वायर। चलो करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जगह बनाएंगे बड़ी, हाँ थोड़ा स्पेस लेगी, सबको खुल के मैं सब चीजें दिखा सकूं। ठीक है, ये बड़ा सी स्पेस मैंने बना लिया, जिससे बेटा क्या आपको एक एक चीज एकदम अच्छे से दिखे। पहले पकड़ूंगा मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जो मुझे क्या देगा? फर्स्ट एलिमेंट देगा ए 1, कॉलम पोजीशन 1 और रो पोजीशन 1 सॉरी, और कॉलम पोजीशन 1। क्या करोगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस थर्ड वाले को थर्ड वाले से प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ये तो हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। अब निकालेंगे अपना सेकंड एलिमेंट। अब निकालेंगे अपना सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, इसकी सारी कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। रो को पकड़ना है, पहली वाली की रो को पकड़ना है, सारे कॉलम से करते जाना है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। चलो बेटा अब यहां देखो, सेकंड रो को पकड़ेंगे, सब कॉलम से कर देंगे 2 की 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टी प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। देखो ना, थर्ड वाले की थर्ड वाले से 2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है ना? सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कर दी, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, है ना। सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इस प्रकार से इसकी भी करेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से। अब बेटा सुनो, सेकंड रो को पकड़ा, सारे कॉलम से कर दिया, अब थर्ड रो को पकड़ोगे, सभी कॉलम से कर दोगे। फर्स्ट फर्स्ट थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2। अब इस सेकंड थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, है ना, 1 मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 2 2 1 1 2। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे, 2 2 2 2 प्लस 2 2 2 2 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखो आपको आंसर क्या मिलता है इनके मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, अब जो आपको ए का आंसर मिलेगा, ए स्क्वायर का सॉरी, ए स्क्वायर का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इधर देखो, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ भाई? 1, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9, पहला एलिमेंट 9, ये 2, ये भी 2, ये 4 4 वो 2 8 2 2 2 4 4 1 8, है ना, 2 2 2 जा 4 और 2 2 प्लस 2 4 और 8। अब 2 2 4 4 प्लस 4 8, है ना, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, ऐसे ही है, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 8। अब देखो 2 1 जा 2 2 प्लस 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 1 8, 2 2 जा 4 4 4 प्लस 2 8,
2 + 2 4, 4 + 4 2 2 जा 4, 4 + 1 8, 4 + 4 4 4 4 + 4 8, 8 + 1 9, है ना? देखो ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, ठीक है? तो a स्क्वायर आपको कुछ इस प्रकार से ये मिल गया। अब सुनो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम धीरे-धीरे करके अपना 4a निकालेंगे। 4a निकालने के बाद फिर हम लोग अपना निकालेंगे 4a निकालने के बाद फिर हम अपना निकालेंगे क्या? 5i। चलो बेटा, अब निकालते हैं 4a। अब मेरा 4a, 4a का मतलब क्या है? 4 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें बेटा? 4a निकालो, 4a यानी कि a मैट्रिक्स में। a मैट्रिक्स क्या है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, जो कि किसके बराबर आ गई? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, है ना बेटा? हर एक एलिमेंट से बेटा 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया भाई? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलो बेटा, अब निकालेंगे 5i। 5i का मतलब क्या है? 5 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की है, ठीक है? चलो अब इसको निकालो। 5i आपका क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ये लो, अब आपका 5 भी आ गया। अब सुनो, अब बेटा एक-एक करके इनको इक्वेशन में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। मुझे वैल्यू की क्या दिखानी है कि मेरा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i किसके बराबर है? 0 3 क्रॉस 3, यानी कि 0 मैट्रिक्स के बराबर है, जो कि किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3। a स्क्वायर कितना है बेटा? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a कितना ही है? 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i कितनी आई है? 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलो माइनस करते हैं। 9 में से 4 गया, कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 5 माइनस करोगे, पहले एलिमेंट को पहले से माइनस करना है। पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे के। 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया 5, फिर 5 में से 5 गया 0। समझ गए? ऐसे ही देखो, ये 8 में से 8 गया 0, 0 माइनस 0 0, 8 में से 8 गया 0, थर्ड वाले को थर्ड वाले से, 8 में से 8 गया 0, और 0 में से 0 माइनस करोगे 0, फिर 8 में से 8 माइनस करा 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया। देखो, अब देखो, इस देखो ना, ये सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 9 में से 4 गया, देखो एंड वाले को एंड वाले से, 9 में से 4 गया 5, फिर 5 में से 5 गया 0, आ गया। हेंस प्रूफ। ये तो मुझे प्रूफ करना था, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू को इसके बराबर दिखाना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। और देख लो भाई, 2024 और 2023 में लगातार पूछा गया है, तो हो सकता है कि 2025 में भी आपसे पूछ ले। चलो अब देखो, ये रहा एक क्वेश्चन। अब क्या करना है? अगर आपका ये भी देखो, क्वेश्चन 2023 और 2024 में आया है। बेशक मैं मानता हूं कि सिमिलर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आया है। कॉन्सेप्ट आया है, तो ये बहुत मेन चीज है कि हमें हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना है, कैलकुलेशन सीखते हुए चलना है। क्या पता कि आने वाले रास्ते में किससे मुलाकात हो जाए। किससे मुलाकात होने का मतलब महबूबा नहीं है दोस्त, मतलब है क्वेश्चन से। क्योंकि आप जो जर्नी कर रहे हो वो है पेपर की, एग्जाम की, और एग्जाम में जो मुलाकात होगी आपकी किनसे होगी? क्वेश्चन से होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है। अगर 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 कॉमा ओमेगा कॉमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बेटा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 ओमेगा
प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर की पावर 9 क्या वैल्यू जो है किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये चीज आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो इसको 1 के बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले आपको बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जब भी बेटा क्या है आपकी कोई भी तीन चीज अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फिर से सुनो, अगर कोई भी तीन चीज आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो सबसे पहले बेटा उनका सम जो है बेटा किसके बराबर होगा 0 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो सम है बेटा वह किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और उसके साथ आपका जो ओमेगा क्यूब होता है बेटा वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। आपको ये सब बेसिक बातें याद रखनी है। चलो अब एक एक करके बेटा अपनी चीजों को पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, देखो यहां से कोई भी नंबर मुझे ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या करूंगा सुनो, 2 वाले को 2 वाले के पास लिख लूंगा। दोनों में यही चीज करूंगा ना, 2 वाले को 2 वाले के पास लिखूंगा जिससे मैं 2 को कॉमन निकाल सकूं। 2 वाले को 2 वाले के पास लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एडिशन में आप अपने नंबर को इधर उधर लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, इधर देखो, चाहे मैं 3 प्लस 2 करूं, चाहे 2 प्लस 3 करूं, चाहे बेटा मैं इस 2 को आगे लिख दूं 3 को पीछे लिख दूं, तब भी बेटा सम आंसर क्या मिल रहा है मुझको 5। आगे पीछे करने पर भी क्या मिलना है 5 मिलना है। तो बेटा एडिशन में आप अपने नंबर को आगे पीछे कर सकते हो। और मेरा जो मोटिव है बेटा इस 2 को इस 2 वाले के पास करने का यही है, जिससे मैं क्या कर सकूं 2 को कॉमन निकाल के सॉल्विंग कर सकूं आगे की। क्योंकि बेटा यहां से तो मुझे कुछ भी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ा 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। इस 2 ओमेगा वाले को देखो 2 वाले को 2 वाले के पास कर लिया, ठीक है। ऐसे यहां भी करूंगा, जैसे 3 वाला तो पास में ही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर की पावर 9। चलो अब यहां देखो, अब दोस्त जैसे ही मैं यहां से बेटा क्या करूंगा इस 2 को कॉमन लूंगा। क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस 2 को कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं इस 2 को कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, है ना बेटा। कॉमन लेने पर अगर कुछ ना बचे तो क्या बचता है 1। जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में होता है, आपका 1। तो यहां से बेटा जैसे 2 कॉमन जाएगा तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये लगाया ब्रैकेट प्लस 3 ओमेगा की पावर 9। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया भाई। 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, बाकी ये तो अलग था 3 ओमेगा, तो उस 3 ओमेगा को अलग, ये 2 कहां से कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है, इसलिए ऐसे लिखा मल्टीप्लाई। 4 को एज इट इज लिखा। अब क्या कॉमन है यहाँ पर, 3 कॉमन है, मैं 3 को कॉमन ले लूंगा। नंबर को कॉमन लो, क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उस पूरे की पावर 9। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखो, अब मैं रखूंगा वैल्यू बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। किसकी वैल्यू रखूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। इधर देखो, इधर इधर आओ, ध्यान से देखो। यहां से बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालो। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो हटा दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को अगर आप यहां से निकालोगे तो क्या निकलेगी, इधर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0 के बराबर है। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस ओमेगा को हटाना पड़ेगा। तो ओमेगा यहाँ पे प्लस का इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का। तो यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा 2। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा की पावर 9। ठीक है बेटा, इधर आ गया समझ में। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया माइनस ओमेगा, फिर 2 प्लस 3 ओमेगा की पावर 9 प्लस 4 प्लस। अब इधर देखो, अब इधर बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। किसकी चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो इधर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इधर देखो, इधर से देखो, इधर से इधर ही से निकालते हैं। किसकी निकालनी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को हटाना पड़ेगा। हटाओ फिर, ये 1 यहाँ पे प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या आएगी -1। यहाँ पे लिख दो -1। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 की पावर 9 प्लस माइनस माइनस 3 ओमेगा में से 2 ओमेगा गया, कितना बचेगा ओमेगा और उस पूरे की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया 1 की पावर 9।
किसी की पावर बेटा 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है, 1। ओमेगा की पावर 9। अब ओमेगा की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे जो वैल्यू पता है बेटा वो किसकी? ओमेगा की जो वैल्यू पता है वो किसकी पता है? ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू पता है, ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए बेटा मैं ओमेगा की पावर 9 को क्या लिख दूंगा? ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3, है ना? बेस सेम है, तीनों नंबर का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ना। 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 6 3 9, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो वही चीज पड़ जाएगी आपकी। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या? 1 1 1, ये वाला 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूफ, पूरा का पूरा जो है 1 के बराबर प्रूफ हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस एड अप टू सम दिस। यानी कि बेटा बेसिकली आपसे सिंपल सिंपल कह रहा है इस एपी की कितनी टर्म्स लगेंगी। ये जो आप एपी देख रहे हो अंडर रूट 3 3 3 रूट 3, इस एपी की कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं जिससे बेटा मुझको जो है कितना सम मिले? 39 प्लस 3, 39 प्लस 13 रूट 3, यानी कि इतना सम मुझको मिले। तो सुनो, सबसे पहले बेटा क्या है, ये आपको दिख रही है एक जीपी। क्या दिख रही है बेटा? एक जीपी। जीपी का जो फर्स्ट टर्म होता है बेटा वो कौन होता है? ए, यानी कि रूट 3। फिर आता है बेटा इसमें क्या? आपका आर आता है। आर आपका क्या होता है? कॉमन रेशियो। आर आपका क्या आता है? कॉमन रेशियो, जो कैसे निकलता है? बाद वाली टर्म अपॉन में पहले वाली टर्म, है ना? जैसे बेटा यहीं से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, जीपी है तो 3 रूट 3 बाद वाली टर्म अपॉन में पहले वाली टर्म। बाद में कौन लिखिए? बाद में कौन आ रही है बेटा? 3 रूट 3 अपॉन में उससे पहले कौन आ रहा है? 3। तो बाद वाली टर्म अपॉन में पहले वाली टर्म। जो टर्म बाद में आती है उसे पहले लिखते हैं ऊपर की साइड, और जो टर्म बेटा पहले आती है उसे नीचे लिखते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि बेटा आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? रूट 3। अब सुनो, अब देखो रूट 3 का जो मान है बेटा क्या होता है आपका? 1 से बड़ा होता है, तो जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है ना? आपको सम दिया ना इन सारी टर्म्स का, एपी की कितनी टर्म्स का जो सम है बेटा वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यानी कि आपको एसएन दिया है, सम दिया है, जीपी का क्या दिया है? सम दिया है। यानी कि सम करने पर आंसर कितना आ रहा है? एन टर्म्स को बेटा ऐड करने पर सम कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। और हाउ मेनी टर्म्स का अगर आपसे जब भी पूछे हाउ मेनी टर्म्स, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है एन की वैल्यू। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो आपका जो एसएन है बेटा वो इसके बराबर है। एसएन किसके बराबर है? 39 प्लस 13 रूट 3 के बराबर है। तो बेटा आपको क्या करना है? हाउ मेनी टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे? सुनो, पहले फॉर्मूला लिखोगे। आपका जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। अब क्या करोगे? एसएन की जगह पे बेटा ये लिख दो 39 प्लस 13 रूट 3 इज इक्वल टू ए। ए की जगह पे आ जाएगा रूट 3, ए की जगह पे क्या आ जाएगा? रूट 3, और आर की जगह पे आ जाएगा रूट 3 माइनस एन। एन की वैल्यू नहीं पता ना, एन का मतलब ही क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं मालूम हमको कितनी टर्म्स है, नहीं मालूम ना भाई। इस एपी की कितनी टर्म्स को ऐड करके मुझे ये आंसर मिला, नहीं पता ना, तो एन की जगह को एन ही रहने दो। उसी की तो वैल्यू पता नहीं है, उसको खाली छोड़ दो ऑन में अंडर रूट 3 माइनस 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले अब ये पूरा देखो, पूरा क्या है बेटा? डिवाइड में है, इक्वल्स टू को इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 39 प्लस 13 रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1। देखो ना, डिवाइड में इक्वल्स टू को इधर जाएगा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो बेटा अब सॉल्व करते हैं। अब बेटा सुनो, इस 39 की मल्टीप्लाई बेटा रूट 3 से करो, 39 की मल्टीप्लाई बेटा रूट 3 से करो। 39 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे तो आएगा 39 रूट 3। क्या आएगा? 39 रूट 3। फिर इस 39 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो आएगा माइनस 39। ठीक है, हो गया भाई। 39 की बेटा दोनों से कर दी, हो गया। अब बेटा इसको पकड़ोगे, इसकी पकड़ोगे, इसकी इससे भी करोगे, इससे भी करोगे, दोनों से करोगे, ठीक है? अब देखो, आप जब 13 रूट थ्री की मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 से, 13 रूट 3 की मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा? रूट 3 से, तो क्या आंसर आएगा? इधर देखो, ध्यान से देखना। क्या बेटा? 13 रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से तो क्या आंसर मिलेगा? देखो
अंदर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है और नॉन रूट वाला नंबर नॉन रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है। जिसके साथ बेटा कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1। 13 बन जा 13, तो ये नंबर तो आपका हो गया मल्टीप्लाई। अब √3 की मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तेरे ऊपर भी रूट है मेरे ऊपर भी रूट है, क्यों ना हम लोग बेटा कहाँ चले, एक रूट के अंदर। जब दो नंबर पे रूट हो तो वो दोनों दोनों के दोनों नंबर जो है बेटा एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं। तू भी रूट वाला नंबर मैं भी रूट वाला नंबर, चल दोनों एक रूट के अंदर चलते हैं। दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, तेरे कम तेरह, तेरे दूनी 26, तेरह तिया 39, है ना बेटा। अगर रूट के अंदर आपका जोड़ा बन जाए तो वो नंबर आपका कहा जाता है, बाहर की साइड आ जाता है। तो यहाँ बचेगा आपका प्लस का 29, ठीक है। क्या आएगा बेटा, प्लस का 29 आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 13 √3 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, है ना बेटा। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले साइन लगाओगे, प्लस माइनस माइनस। अब 13 √3 की बेटा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 13 √3। क्लियर है, और ये एज इट इज। अब इधर आ जाओ, 39 प्लस का और माइनस का कट गया, क्या बचा बेटा, 39 √3 माइनस 13 √3। अब देखो बेटा, इधर इधर देखो, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, पूरे के साथ डिवाइड में, है ना बेटा। ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के इधर आया तो डिवाइड में। अब ये जो √3 है बेटा वो इसके साथ भी डिवाइड में जाएगा, इसके साथ भी डिवाइड में जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर बेटा दो नंबर ऐसे माइनस हो रहे हो और उनके डिवाइड में कुछ हो तो इसका मतलब है, ये देखो ना पूरे के साथ लगा ना, तो ये √3 इसके साथ भी डिवाइड में आएगा और इसके साथ भी डिवाइड में आएगा। 39 √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस, इतना क्लियर हो गया भाई, दोनों के साथ आ जाएगा डिवाइड में। अब यहां से √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 39 माइनस यहाँ पे बचेगा 13। इतना क्लियर हो गया भाई, इतना क्लियर। देखो भाई सब लोग देखो ध्यान से, भाई देखो 39 में देखो, यहाँ बचेगा 39, यहाँ बचेगा 13 इज इक्वल टू √3 एंड -1। अब देखो 39 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 26, कितना आएगा 26। अब ये माइनस का बना, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 26 + 1 यानी 27। यानी कि अब देखो इधर इधर देखो ध्यान से, थोड़ी जगह बनाता हूं। अब इधर आओ, इधर देखो, अब आपका जो √3n है वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये नंबर, ये देखो हमेशा बेटा क्या है, आपकी मैथमेटिक्स में सेम चीज का कंपैरिजन सेम चीज से होता है। अगर ये नंबर √3 में है तो बेटा इसको भी किस में होना होगा, कहीं ना कहीं √3 में होना होगा और पावर फॉर्म में होना होगा। इस नंबर को भी किस में होना होगा, पावर फॉर्म में होना होगा। तो अगर 27 को मैं तोड़ूं तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इस 27 को क्या मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 3। 27 को क्या मैं यूं लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, 3 × 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्त, बिल्कुल 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 एज इट इज लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से। अब देखो, लेकिन यार मैंने तो अभी आपने भाई बोला यार, भाई अभी तो आप यार अपनी बात से मुकर गए। अभी आपने बोला कि सेम चीज का कंपैरिजन सेम चीज से होता है, ये रूट में है लेकिन ये बिना रूट के है। कंपैरिजन भाई तभी होगा, कंपैरिजन तभी होगा जब ये नंबर भी किस में होगा, रूट में होगा, क्योंकि रूट वाले का कंपैरिजन रूट वाले से होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को रूट में बदलूंगा। तो 3 को मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3। मैं 3 को बेटा क्या लिख सकता हूँ, 3 को ये लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, है ना बेटा। करोगे मल्टीप्लाई, देखो तेरे ऊपर भी रूट मेरे ऊपर भी रूट, दोनों एक रूट के अंदर जाएंगे, दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, यानी कि बेटा अपने 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। तो 3 को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 की जगह पर, 3 की जगह पर, इस 3 की जगह पर आ गया, इस 3 की जगह पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर, फिर उसकी भी पावर 3, है ना। इस 3 की जगह पर आया √3 का स्क्वायर और फिर उसकी भी पावर कितनी आई, 3 आई। तो √3n इज इक्वल टू, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 दूनी 6,
6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब कंपेयर कर लो, देखो √3 की जगह पे √3, n की जगह पे 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी कि इस एपी की कितनी टर्म्स को मुझे जोड़ना पड़ेगा, 6 टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो मुझे सम है कितना मिलेगा, सब जाके मुझे सम मिलेगा 39 प्लस 13√3। क्लियर है? बेसिक कैलकुलेशन थी, बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। आई होप आपको ये पूरी कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ y log e, आपका y log e जो है इस पूरे के इस प्रकार से ऐसे बराबर है, y इज इक्वल टू मतलब log e, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको दिया है y फंक्शन, तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, इस log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी सुनो, ध्यान से समझना। लॉग की पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर मान लो लॉग के साथ कोई फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग के साथ कोई फंक्शन लिखा है और वो कुछ ना कुछ उसकी पावर दी हुई है, लॉग के साथ कोई फंक्शन लिखा है, उसकी कुछ ना कुछ पावर दी है, तो लॉग क्या करता है, उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आता है। क्या करता है, उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आता है। लॉग फंक्शन कभी भी अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता, तो क्या करेगा, इस 2 को उठा के कहां ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। तो लॉग एज इट इज रहेगा, ये 2 आगे आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि लॉग हमेशा क्या करेगा, कोई भी चीज पावर में दी है, उसके ऊपर दी है, तो उसको अपने कदमों में ले आएगा। और एक चीज और देखो, अगर मान लो दो चीज ऐसे मल्टीप्लाई में है, दो चीज ऐसे मल्टीप्लाई में है और वो ऐसे लॉग की फॉर्म में लिखी हुई है, लॉग फंक्शन के एंगल में अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में लिखी है, तो लॉग जो है बेटा उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा एडिशन में। किस में स्प्लिट कर देगा, एडिशन में। जैसे ये लॉग बेटा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 हो 3 हो कितने भी हो, जब लॉग आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें किस में आ जाती हैं, प्लस में आ जाती है विद इंडिविजुअल लॉग। आपको एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि अगर मान लो यही फंक्शन अगर डिवीजन में होते, यही फंक्शन अगर डिवीजन में होते, तब मैं लॉग डिस्ट्रीब्यूट करता, तो डिवाइड में होने की वजह से ये क्या हो जाते, माइनस हो जाते। क्या हो जाते, माइनस हो जाते। बस ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो अब जो ये क्वेश्चन करने वाले हो, इसमें ये कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपको लॉग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, मैंने ये चीज देखी है कि 2024 के पेपर, मैंने 2022 के पेपर को देखा तो 2023 के पेपर में उसके कई क्वेश्चन मिले, और जब 2023 के पेपर को देखा तो 2024 में कई क्वेश्चन 2023 के पेपर के मिले। तो इसलिए बेटा मेरा एक अंदाजा है कि 2025 का जो पेपर अब आने वाला है दिसंबर का, इसमें जो है बेटा आपके 2024 के कई क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा ये लॉग की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसी लॉग के कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। समझ गए मेरी बात? चलो अब इस लॉग की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपनी आगे की चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट भी उसका बहुत बड़ा है। चलो यहाँ देखो, क्या है आपका फंक्शन, y इज इक्वल टू लॉग ई, वही लॉग ई का मतलब लॉग फंक्शन, ई की पावर एक्स, है ना। मैं तो भाई अपने अपनी मर्जी से कुछ भी अंदर ब्रैकेट बना लिया, एक्स प्लस 2 3 की पावर 4। ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना भाई, 3 की पावर 4 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब बेसिकली क्या होगा, जैसे देखो ये देखो, ये लॉग जो है देखो, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, एक ये एक्स वाला फंक्शन है पूरा और एक ये ई वाला फंक्शन है ना। क्या होगा, दोनों के साथ आपका लॉग जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने क्या बताया था, जब बेटा दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, तो जब लॉग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो मल्टीप्लाई वाली चीज को किस में बदल देता है, प्लस में तोड़ देता है विद इंडिविजुअल लॉग। मतलब हर एक फंक्शन के साथ आ जाएगा और उसके बाद उसे एडिशन में तोड़ देगा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसी प्रकार से बेटा क्या होगा, ये लॉग जो है बेटा, ये लॉग जो है बेटा ई की पावर एक्स के साथ भी आ जाएगा, लॉग जो है ई की पावर एक्स के साथ भी आ जाएगा। फिर देखो मल्टीप्लाई में है तो इसलिए बेटा प्लस, फिर लॉग लॉग ई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 की पावर 3/4। चलो भाई, अब लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पर अभी भी मेरा काम खाली कर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ देखते जाओ। मैंने क्या बताया, अब यहाँ देखो, लॉग इसके साथ है ना, इस पूरे के साथ भी लॉग है, तो मैंने क्या बताया, लॉग क्या करता है, उड़ते हुए परिंदे को कहाँ ले आता है, अपने कदमों में ले आता है। अपने से ऊपर जो है लॉग किसी को भी नहीं देख सकता। यानी कि अगर कोई चीज पावर में हो तो वो किसको, पावर को बेटा कहाँ ले आता है, अपने सामने अपने कदमों में ले आता है। सेम इसी प्रकार से बेटा क्या करेगा, इस 3/4 को भी कहाँ ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। इस 3/4 को भी क्या करेगा, अपने कदमों में ले आएगा।
ठीक है, 3/4 क्या आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा कदमों में, और x माइनस टू एक्स प्लस टू, इतना हो जाएगा। अभी भी देखो, अभी भी क्या है, दो चीजें आपस में क्या है, डिवाइड में है, दो चीजें आपस में क्या है, डिवाइड में है। तो लॉग क्या करेगा, पहले बेटा आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे तब जाके ही पूरी आपकी आपका जो पूरा क्वेश्चन है तभी सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये लॉग क्या करेगा, अब ये लॉग बेसिकली क्या करेगा, अब देखो मैंने बताया था अगर दो चीजें आपस में डिवाइड, अगर दो फंक्शन लॉग के एंगल में, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में है ना, लॉग के एंगल में अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में है तो वो उसको किस में ब्रेक कर देता है, माइनस में ब्रेक कर देता है। मल्टीप्लाई वाले को प्लस में, डिवीजन वाले को माइनस में, तो दोनों डिवीजन में है, तो क्या होगा, लॉग जब इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, वो माइनस में आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू। ठीक है, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब बेटा मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब बेटा क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस एडिशन में क्या होता है, जब भी बेटा कोई चीज प्लस या माइनस में हो तो क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन, आपका जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस केस में बेटा आपको यहाँ का भी डेरिवेटिव करना होगा और इस पूरे का भी करना होगा। अब 3/4, तू तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चीज का कभी डेरिवेटिव नहीं होता। तू कांस्टेंट है तो तू साइड में रह, तू कांस्टेंट है तू साइड में रह। डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, इस पूरे का, लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स प्लस टू, इस पूरे का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। क्लियर है बेटा, इतना समझ गए। अब चलो बेटा, अब अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करते हो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आता है 1/x, है ना। पहले लॉग पूरे फंक्शन का करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके एंगल का करते हैं। एंगल में कौन होता है, एक्स, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा यहां भी करेंगे, जैसे लॉग एक्स, यहां पर एक्स था तो यहां पर भी एक्स आया, यहां पर x था तो यहां पर भी x आया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यहां x तो यहां x आया। यहां log के एंगल में कौन है, ex है, तो बेटा यहां पर इसके डेरिवेटिव में भी क्या आएगा, ex आएगा। तो log ex का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/ex। log ex का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/ex। उसके बाद बेटा किसका डेरिवेटिव करोगे, इसके एंगल का, किसका डेरिवेटिव करोगे, इसके एंगल का करोगे। क्लियर है ना भाई, समझ गए। पहले पूरे फंक्शन लॉग का किया, फिर क्या करोगे, इसके एंगल का करोगे। एंगल में कौन है, इसके ई की पावर एक्स है। ठीक है, अब अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 में ई एक्स। और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स, फिर एंगल का एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 1, है ना। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी एंगल का, उसकी पावर का करते हैं ना, रूल तो यही है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करते हैं, फिर जो उसकी पावर दी होती है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो उसका जो पावर है वो क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यानी ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1। चलो थोड़ी जगह बनाते हैं। चलो अभी देखो यहाँ, इस पूरे का जो डेरिवेटिव है बेटा वो क्या आ गया, इस पूरे का जो डेरिवेटिव है वो तो आ गया बेटा क्या, इस पूरे का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इस पूरे के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में। अब dy बाई डी एक्स बेटा किसका होगा, देखो ना, एडिशन माइनस में ना, तो माइनस में बेटा इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, माइनस इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, दोनों का। तो लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस टू। चलो अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। अब यहां देखो, ये तो हो गया 1 प्लस 3/4, 3/4 आ गया ना, उड़ते हुए परिंदे को नीचे ले आया लॉग, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ लॉग एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1/x-2, है ना भाई। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ऐसी प्रकार से लॉग x-2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x-2। अब देखो, अब बेटा डेरिवेटिव किसका करोगे,
x माइनस टू का, है ना। पहले बेटा क्या करते हैं, पहले पूरे फंक्शन का करते हैं, फिर उसके एंगल का करते हैं। बेटा ये रूल है, पहले अगर पावर दी होती है तो पावर का करते हैं, फिर बेटा फंक्शन का करते हैं, फिर उसके एंगल का करते हैं। तो देखो पहले पूरे फंक्शन का किया, log x माइनस टू का तो क्या है 1 अपॉन में x माइनस टू। उसके बाद बेटा क्या किया, इसके एंगल का किया माइनस। अब यहाँ करो log x प्लस टू का करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में x प्लस टू, है ना। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो log x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस टू। ठीक है, उसके बाद बेटा डेरिवेटिव करोगे इसके एंगल x प्लस टू का। चलो अब पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर अपनी आगे की कहानी को लिखेंगे। 1 प्लस 3/4। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन में x माइनस टू, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस टू। अब देखो यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 1, और 2 का करोगे तो 0, यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे 1 और उसका 0, 1 माइनस 0 1, 1 में से 0 के कितना बचेगा 1 बचेगा ना यहाँ पर, तो ये 1। सिमिलरली यहाँ भी देखो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 1, और x का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 0, तो 1 प्लस 0 1। यहाँ पर भी क्या बचेगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो क्या आंसर मिलता है, वही नंबर मिलता है। चलो अब इसको भी थोड़ी जगह बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं, छोटा सा स्टेप बचा है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या है आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स पूरा दिख रहा है ना, dy बाई डी एक्स क्वेश्चन पूरा, हाँ ठीक है ठीक है। dy बाई डी एक्स अब किसके बराबर बचा, 1 प्लस 3/4 ब्रैकेट में 1 अपॉन में x माइनस टू प्लस 1 अपॉन में x प्लस टू, इस पूरे के इक्वल बचा। हाँ ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में पूरा। हाँ अब यहाँ देखो, अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, 1 प्लस 3/4। अब देखो जब तक इनकी नीचे वाली संख्या सेम नहीं होती, जब तक भाई नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तब तक बेटा क्या है, मैं इनका डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकता। तो एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करूंगा, और डिनोमिनेटर को सेम करने का केवल एक तरीका है, जो कि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस पूरे की यहाँ मल्टीप्लाई, इस पूरे की यहाँ मल्टीप्लाई, और नीचे इनकी आपस में देखो 1 की मल्टीप्लाई x प्लस टू से करोगे तो आएगा x प्लस टू, बीच में प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई x माइनस टू से करोगे तो आएगा x माइनस टू, यानी कि 1 की मल्टीप्लीकेशन करने से कुछ भी नहीं बदलता है। एक गलती है बेटा, यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, मैंने प्लस का ले लिया है, माइनस का साइन है यहाँ, माइनस का साइन है, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। हाँ इधर माइनस का साइन है, माइनस x प्लस टू, पूरे के साथ बेटा माइनस का साइन लगेगा। देखो ना इनके डेरिवेटिव के बीच में बेटा किसका साइन है, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन लेंगे माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, अब यहाँ जाओ भाई, माइनस का साइन पूरे के साथ लगेगा, पूरे x प्लस टू, पूरे x प्लस टू के साथ आएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ इनकी क्या हो जाएगी, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस टू x प्लस टू, नीचे इनकी आ गई आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ देख लो आंसर 1, अब देखो x प्लस टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन में x माइनस टू x प्लस टू। अब देखो ये प्लस का x है, माइनस का x है, आपस में कट जाएगा, आपस में कट जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ऊपर 0 आएगा क्या, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे x प्लस टू है, यहाँ पे x माइनस टू था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ से दोबारा देखना। चलो यार स्टेप दोबारा देखना, ठीक है, यहाँ मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ देखो दोबारा देखना भाई, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, थोड़ी बेटा वो क्या माइनस साइन की वजह से थोड़ी गलती हुई है। देखो यहाँ पर देखो, दोबारा से देखो, x प्लस टू को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई x प्लस टू, ये पूरा आंसर। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, माइनस x माइनस टू की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच जाएगा कुछ ऐसा, अपॉन में x माइनस टू x प्लस टू, दोनों की नीचे मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी, इसकी यहाँ करी, ठीक है, और नीचे इनकी आपस में करी। ठीक है, अब समझ गए, अब आपको बेटा कोई डाउट नहीं होगा। अब आएगा 1 प्लस 3/4। अब बेटा यहाँ देखो क्या आएगा, x प्लस टू प्लस माइनस 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 प्लस x माइनस टू x प्लस टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो,
थोड़ी यहाँ ना बिच्चम बिच्ची हो रही है, थोड़ा मैं इसको जगह बना के यहाँ पे करता हूँ ना। मैथ्स में बेटा यही होता है, जगह बहुत जल्दी भरती है। हम्म, अब इधर आओ, इतना हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 1 प्लस 3/4। अब इधर आओ, इसके अंदर क्या बचेगा, ये प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स है, कट जाएगा, प्लस टू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस टू हो जाएगा आपका 4, है ना। 2 + 2 4 अपॉन में x - 2 x + 2, यही आएगा। 4 से 4 कट गया, 4 से बेटा क्या हो जाएगा आपका, 4 कट जाएगा, यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन, ये जो डिफरेंशिएशन का आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ बचेगा 3 अपॉन में x - 2 x + 2। एक बार देख लो बेटा, कोई गलती नहीं है, पूरा अच्छे से एक एक स्टेप मैंने ध्यान से एकदम अच्छे से किया है, ठीक है। ये बचेगा 1, उसके बाद ये 3/4 आया, उड़ते हुए परिंदे को नीचे पटका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करा, 1 अपॉन x - 2 x + 2 करा, x - 2 करा, प्लस माइनस 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 प्लस, ये प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, +2 + 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3, यानी कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर में हुआ होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, आपसे कहता है, देखो भाई ये 2024 में भी आया और 2022 में भी आया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, ठीक है। इधर देखो बेटा, यूजिंग द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए बेटा आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। कब, जब आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, एक वर्टिसेस दिया है 1,2, दूसरा दिया है -2,3 और तीसरा दिया है -3,4। तो इन तीनों के माध्यम, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से मुझको क्या करना है, ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा मैं ट्राइंगल बनाता हूं, यहाँ बनाता हूँ छोटा सा, जिससे क्या है ना थोड़ी जगह बचे। उसका एक कोऑर्डिनेट है बेटा 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है -2,3 और तीसरा कोऑर्डिनेट है -3,-4। यही है ना, -3,-4, 1,2 -2,3। चलो बेटा, अब जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जब ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आपको ट्राइंगल का एरिया किस प्रकार से निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। सुनो, सबसे पहले करना क्या होता है, एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हाफ, फिर डिटर्मिनेंट, मॉड के अंदर बेटा डिटर्मिनेंट किसका, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, इन सारे पॉइंट्स को बेटा क्या करो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर लो। हाफ मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसका बेटा, इन सभी पॉइंट्स का, सभी पॉइंट्स को बेटा क्या करो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर लो। पहला पॉइंट क्या है 1 2, तो 1 2 लिख लिया। सेकंड वाला क्या -2 3, तो -2 3 लिख लिया। थर्ड वाला क्या -3 -4, -3 को देखो ना, -2 3 -2 3 1 2 1 2 -3 -4 -3 -4। उसके बाद लास्ट वाली रो में लगा देंगे 1 1 1। ठीक है बेटा, इतना ही करना होता है। पॉइंट्स को बेटा कुछ इस प्रकार से यूं करके अरेंज कर लो, रो वाइज अरेंज करने के बाद लास्ट में क्या लगा दो 1 1 1, खत्म। उसके बाद क्या करो, इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, आपको आपका एरिया जो है मिल जाएगा। चलो अब निकालते हैं इसका एरिया, हाफ। अब पहले 1 को लेंगे, 1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, क्या बचा 3 1 -4 1, 3 1 -4 1। ठीक है, ये बचेगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 3 1 -4 1। फिर सेकंड वाले एलिमेंट को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। सेकंड वाले एलिमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब यहाँ फर्स्ट रो कहां पर है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 1 -3 1, -2 1 -3 1, -2 1 -3 1। एक बार देख लो ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे तो -2 -1 -3 -1, प्लस थर्ड एलिमेंट क्या आपका 1। अब फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम को हटाओ। किसको हटाओ बेटा? फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, क्या बचा? -2 3 -3 4 -2 3 -3 -4, यही बचेगा। ये बचेगा ना भाई, देख लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओगे तो -2 3 -3 -4। ठीक है, चलो अब बेटा इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। चलो हम्म 1 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बेटा क्या आएगा? 3 3 1 जा 3 माइनस -4 की -1 से -4 की 1 से करोगे तो क्या आएगा? -4। इसको एज इट इज रखा, ठीक है, -2, है ना। देखो ना, 3 की 1 से करी तो आया 3, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर अगेन दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो क्या आएगा? -4। अब ऐसे यहाँ भी -2 की 1 से करोगे तो -2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अब सेकंड वाली मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो -3, पूरा ये प्लस 1, -2 की -4 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, फिर माइनस का साइन, फिर +3 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो क्या आएगा? -9। देखो ना, यही ना, 1 से हो रही थी, यहाँ भी 1 से हुई। -4 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का साइन बीच में। अब देखो यहाँ, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो 1/2 क्या बचा? 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 4 1 + 4, ये 3 + 4 7, ये बचेगा 7 माइनस। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। माइनस माइनस प्लस 3 -2 है और +3 है, तो क्या बचेगा? 1 -2, है ना। देखो ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 है, प्लस का 2 प्लस, देखो ना प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। वाली वैल्यू क्या, मतलब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, तो बेटा 2 आ जाएगा। माइनस का 2 बचेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की करो तो वही आएगा, प्लस। अब यहाँ कर लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 + 9 कितना हुआ? 9 + 8 कितना होगा आपका? 17, है ना। बड़ी दोनों देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। अब 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5 प्लस 17 कम 17, तो आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया? 17 + 5 कितना हो गया? 22। 22 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 11 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट में। तो लो, इस प्रकार से आपका जो है एरिया भी कैलकुलेट हो जाता है। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? चलो अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ए टू बी log x अपॉन में x dx, यानी कि मुझको क्या करना है? इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है? इंटीग्रेशन पुट करके फिर क्या करना है? इनकी लिमिट्स को पुट करना है और अपने आंसर को निकालना है। सबसे पहले देखो बेटा, इधर इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इधर देखो। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को ले लोगे आप i के इक्वल। किसके इक्वल ले लोगे? i के इक्वल, यानी कि i से a से लेके b तक, log x अपॉन में x dx। चलो अब इधर देखो, इंटीग्रेशन आपको करना कैसे होता है। तो सबसे पहले जब भी बेटा कभी भी आपको दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिखे, फिर से इंटीग्रेशन में जब भी कभी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिखे, तो सबसे पहले आपको उनके बीच में देखनी है रिश्तेदारी। क्या दोनों डेरिवेटिव वाली रिश्तेदारी शो कर रहे हैं या नहीं? क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे क्या वो दोनों फंक्शन डेरिवेटिव वाली रिश्तेदारी शो कर रहे हैं या नहीं। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखो तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन में x। 1 अपॉन में x क्या होता है बेटा? 1 अपॉन में x, यानी कि log x का जो है डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जो कि क्या है? 1 बटे x, बटे में x है ना, इसीलिए। अरे भाई पढ़ा नहीं है ये कि भाई आपके log x का जो डेरिवेटिव होता है, जब आप log x का डेरिवेटिव करते हो तो वो आता है 1 अपॉन में x। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है? log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1/x। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसको क्या मान लेना होता है? x। क्या मान लेना होता है? x मान लेना होता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा कि लेट
क्या लेट कि मेरा जो log x है वह किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। log x किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं ये बहुत प्यार से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, t अपॉन में x dx। अरे भाई एक बात बता, जब तूने सब चीजों को टी में बदला है, जब करना ही सब चीज टी में चाहता है, तो ये dx यहाँ पे क्यों है? जब तेरा मेन फंक्शन टी बन गया है, तो ये dx यहाँ पे क्या करना है, इसको भी टी की फॉर्म में होना पड़ेगा, क्योंकि जब x का वजूद खत्म हो गया, x वाला फंक्शन हट चुका है, x वाले की जगह पे टी आ गया है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। अगर dx है तो क्या आना चाहिए, dt आना चाहिए। तो dx से आपको dt कैसे लाओगे, तो इधर देखो, आपने क्या माना है, आपने log x को माना है t। अब क्या करोगे, आप कर दोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में करोगे, जब आप सब चीजों को t में बदल रहे हो तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, फिर किसका करोगे, इसके एंगल का विद रिस्पेक्ट टू t। पहले log x का करेंगे जो कि क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, पहले फंक्शन का करते हैं फिर उसके एंगल का करते हैं, फिर x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dt। और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा आपका 1। तो यानी कि 1 अपॉन एक्स dx बाई dt इज इक्वल टू 1। अब निकाल लो बेटा dx की वैल्यू, देखो यहाँ पे, अब देखो dx की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है उनको हटाना होगा। तो ये dt डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, x डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में। देखो ना, ये dt यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू किधर गया, तो मल्टीप्लाई में, x यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू किधर गया, तो मल्टीप्लाई में। तो आपका जो dx है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, dt मल्टीप्लाई x के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, dt मल्टीप्लाई x के बराबर। तो आपका जो i है वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन a से लेके b तक t अपॉन x। अब dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt मल्टीप्लाई x। क्या जाएगा, dt मल्टीप्लाई x। क्या बेटा फिर से देखो, इस dx की जगह पे, इस dx की जगह पे क्या आ गया, dt मल्टीप्लाई x। ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा, a से लेके b तक t dt, t dt। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन को करो। आपको पता है बेटा, अगर आपके x, अगर कोई भी फंक्शन पावर में होता था तो उसका जो इंटीग्रेशन होता था वो क्या होता था, पावर में 1 प्लस कर देते थे, n प्लस n, है ना। अगर पावर n होती थी तो क्या हो जाता था, x की पावर n प्लस 1, और वही बेटा n प्लस 1 नीचे भी जो पावर होती थी, जो पावर पे बेटा नंबर होता था वही नीचे भी होता था। तो सेम चीज बेटा यहाँ भी करेंगे, t की पावर कितनी दी है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती बेटा उसकी पावर कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ए से लेके बी तक। भाई याद रखना, ये ए से लेके बी तक जो लिमिट है किसकी है, वो एक्स की है। इस फंक्शन को एक्स में बदल के फिर आप लिमिट पुट करोगे, इस बात को ध्यान में रखना। आई इज इक्वल टू बी से लेके ए तक क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, है ना। टी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 में 2। चल भाई 1/2, तू बाहर आ जा, तू कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर का तो कोई काम ही नहीं है, तू बाहर आ। टी स्क्वायर, है ना बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। भाई देखो मैंने क्या किया, भाई देखो टी का डेरिवेटिव देखो ना, यहाँ ऊपर टी बचा, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि टी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन में 2, अंदर आपके क्या आएगा, पहले देखो बेटा, पहले क्या पुट कर, पहले टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर, ए से लेके बी तक। अब बेटा लिमिट पुट करोगे, अब आप लिमिट पुट करोगे, आप क्या करोगे, पहले टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू को पुट कर दोगे कि आपके टी की जगह पे आपने टी किसको माना था, लॉग एक्स को माना था, तो इस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस टी की जगह पे आ जाएगा लॉग एक्स और उसका स्क्वायर। क्लियर है, इतना करने के बाद अब आप अपनी लिमिट को पुट करना चालू करोगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब बेटा अपनी लिमिट को क्या करोगे, पुट करना शुरू करोगे। छोटी सी जगह बनाते हैं, वो भी अपने ना हुए। चलो, अपनी अपनी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले यहाँ देखो मैंने क्या बताया। लॉग इतना ढीठ इंसान है कि अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं देख सकता, याद है ना। उड़ते हुए परिंदे को लॉग अपने कदमों में ले आता है, क्या करेगा, इस पावर 2 को भी क्या करेगा, अपने कदमों में ले आएगा। पावर 2 को भी क्या करेगा,
अपने कदमों में ले आएगा। 1/2 इंटीग्रेशन b से लेके a तक 2 log x। 2 log x। फिर से देखो बेटा क्या करा, उड़ते हुए परिंदे को कहां ले आया, अपने कदमों में ले आया। कहां ले आया बेटा, अपने कदमों में ले आया। 2 को बेटा, इस उड़ते हुए 2 को कहां ले आया, अपने कदमों में ले आया। अब क्या करोगे, देखो ये 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि जो मैं लिमिट पुट करूंगा वो तो x की जगह पे पुट करूंगा ना, तो इन कांस्टेंट नंबर का कोई काम नहीं है, उनको बाहर निकालते रहो। 2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 a से लेके b log x। चलो ये 2 से 2 गया, तो i इज इक्वल टू, अब बेटा लिमिट पुट करो। अब पहले अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, तो log b माइनस, है ना, पहले अपर लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट क्या थी b, तो x की जगह पे पुट कर दिया b माइनस, अब बेटा क्या पुट करोगे, x की जगह पे a। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एक चीज और, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जब कोई चीज, अगर मान लो आपका कोई फंक्शन है वो डिवाइड में है, तो लॉग उसको किस में ब्रेक कर देता है, लॉग उसको किस में ब्रेक कर देता है, लॉग उसको ब्रेक कर देता है माइनस में। किस में ब्रेक कर देता है, माइनस में। ठीक है, समझ में आया। और अगर कोई चीज माइनस में लिखी है तो दोबारा से बेटा लॉग को कॉमन करके हम किस में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो सेम चीज बेटा मैं यहां भी करूंगा, यहां पर जो मैं अपने आंसर को लिखूंगा क्या करूंगा, इस लॉग को कॉमन लूंगा, और जैसे ही बेटा माइनस में अपने लॉग को मैं कॉमन लूंगा, तो बेटा क्या होगा, दोनों की दोनों चीजें किस में आ जाएंगी, डिवीजन में आ जाएंगी। दोनों के दोनों जो फंक्शन थे बेटा वो किस में आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट द डी मोइवस थ्योरम एंड यूज इट टू फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या करना है, पहले डी मोइवस थ्योरम को डिफाइन करना है कि डी मोइवस थ्योरम होती क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी मोइवस थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आई मेरी बात। तो देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम कैसे लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली लिखने का जो तरीका होता है वो होता है a प्लस आई बी। यानी कि a आपका होता है रियल पार्ट, b आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। b आपका इमेजिनरी पार्ट इसलिए क्योंकि उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, i मल्टीप्लाई में है, इसीलिए। और डी मोइवस थ्योरम लगाने के लिए बेटा क्या है, मुझे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या देखेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म देखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो बेसिकली क्या होती है, इधर देखो, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये होती है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, जहां पर ये होता है आपका एंगल और आर आपका होता है मॉड्यूलस। आर क्या होता है आपका, मॉड्यूलस होता है। और मॉड्यूलस कैसे निकलता है, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो एंगल और मॉड्यूलस दोनों एकदम डीप में निकालना भन्नाट तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो, वो मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, अब देखो डी मोइवस थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू डी मोइवस थ्योरम, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी कुछ पावर दी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी कोई पावर दी है, तो बेटा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस प्रकार से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग लिख सकते हैं। फिर से, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर दी है, जैसे यहां पर क्या दी है, 3 पावर दी है। ठीक है, ऐसी बेटा अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर दी है, तो उसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, r की पावर n, फिर ब्रैकेट के अंदर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। चलो अब आगे बेटा क्या करते हैं, जब तक देखो, अब डी मोइवस थ्योरम लिखने के लिए, इसको बेटा इस तरीके से पैटर्न में लिखने के लिए मुझको आर की वैल्यू चाहिए होगी और एंगल की वैल्यू चाहिए होगी, तभी जाके जो है बेटा मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस प्रकार से इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखो, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z। मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है i प्लस रूट थ्री, है ना। अभी मैं पावर को नहीं ले रहा, i प्लस रूट थ्री की पावर 3 ऐसे दिया ना मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर, z की पावर 3, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस में दिया है, पावर फॉर्म में दिया है। तो भी पावर को हम लोग नहीं देखेंगे। पावर को क्यों नहीं देखेंगे, पावर को हम लोग डील करेंगे बेटा डी मोइवस थ्योरम में। अभी केवल अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान देंगे, जो कि क्या है, आई प्लस रूट थ्री। तो सुनो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो रियल पार्ट मेरा पहले लिखा होता है, रियल पार्ट मेरा पहले लिखा होता है, तो इसलिए रियल पार्ट को मैं पहले लिख लूंगा और इमेजिनरी पार्ट को
बाद में लिख लूंगा। क्लियर है? रियल पार्ट को पहले लिख लूंगा, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लूंगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से, यहां से ए की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी √3, और बी आपका क्या है, वो नंबर है जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ मल्टीप्लाई में है। तो देखो जिस नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में होता है, आपका 1 होता है। इसलिए बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1, नॉट आई। बी आपका कौन है, वो नंबर, वो कांस्टेंट नंबर जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ मल्टीप्लाई में है। अब इधर देखो, आर आपका क्या होता है, मॉड्यूलस, और आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल बेटा निकलता है आपका टेन थीटा से। एंगल किससे निकलता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में ए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। आपका जो एंगल है वो कैसे निकलता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, ऐसे करके। चलो अब एंगल को भी निकालते हैं और मॉड्यूलस को भी निकालते हैं। तो यहां से मेरा आर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट मेरा क्या है, √3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आपका 1 का स्क्वायर। अंडर √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और इसका स्क्वायर 1, और अंडर √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3, सॉरी देखो ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा बेटा आपका 3, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, आगे आपका √4 की वैल्यू क्या होती है 2, अंडर √4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2। तो आर तो मुझको मिल चुका है, अब चलो अब एंगल को निकालते हैं। अब देखो यहाँ एंगल को देखो, मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू बी, बी बेटा किसके बराबर है, बी 1 के बराबर है, अपॉन में ए किसके बराबर है, √3। अब देखो एंगल निकालने के लिए मुझे इसको किस में बदलना होगा, टेन की फॉर्म में बदलना होगा, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूं, अपनी थीटा की वैल्यू को निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो सेम चीजों का होता है। अगर यहां पर टेन की फॉर्म में कोई चीज है तो यहां पर भी क्या होना होगा, उसे टेन की फॉर्म में होना होगा। मोर भाई बात मुझे अच्छे से पता है कि मेरा जो टेन 30 डिग्री होता है, मेरा टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। मेरा जो टेन 30 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√3 के। तो बस मैं ये चीज लिख दूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, यानी कि बेटा क्या करा, 1/√3 की जगह पे क्या लिख दिया, टेन 30, 1/√3 की जगह पे क्या लिख दिया, टेन 30। अब कंपेयर करो, टेन की जगह पे 10, थीटा की जगह पे 30, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब बस आपको थीटा मिल गया, आर मिल गया, अब बेटा पुट करना स्टार्ट करो। अब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी है 3, तो यानी कि n का मान जो है कितना है 3। अब बस n की वैल्यू रखते जाओ। r की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 की पावर 3, z लग रहा है ना, 2 की पावर 3 ब्रैकेट में cos n की जगह पे आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी आई है 30, प्लस आई साइन n की जगह पे आएगा आपका 3, और थीटा की जगह पे आएगा आपका 30। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और 30 3 90, cos 90 प्लस आई साइन 90। ठीक है, अब इधर देखो क्या बचेगा 8, और देखो एक बात आपको याद रखनी है, क्या, इधर देखो कि आपका cos 90 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और साइन 90 जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, cos 90 की जगह पे आ जाएगा आपका 0, प्लस आई साइन 90 की जगह पे आ जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 8, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 0 का काम तमाम, तो 1 की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो आएगा आपका आई, और 8 की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो आएगा 8i। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर में हुआ होगा कि कैसे मैंने डी मोइवस थ्योरम को यूज करके इसको सॉल्व किया और डी मोइवस थ्योरम को डिफाइन किया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बेटा अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। तो आपको बेटा एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके बेटा रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। ठीक है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके बेटा रूट्स क्या है, ये दोनों हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा। सुनो, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा 3x स्क्वायर, ये रही मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके जो दो रूट निकलेंगे, दो रूट बेटा, रूट का मतलब क्या है, आपके x की ऐसी वैल्यू जो क्या करेगी, इस पूरे को 0 के इक्वल बना देगी। डिग्री 2 है तो बेटा रूट्स भी कितने आएंगे 2,
और उन दोनों रूट्स को मैंने क्या माना है, दोनों रूट्स को माना है मैंने अल्फा एंड बीटा, है ना, यही तो बोलना ना क्वेश्चन में, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, चलो मैं इसके रूट्स निकालना सिखाता हूं आपको। ठीक है, क्या करना होता है सुनो, सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करोगे, इस पहले वाले, देखो इस पहले वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को साइन के साथ उठाओगे। क्या करना है, उठा लेना है बेटा, जैसे हम बंदे को उठा लेते हैं ना, लड़ाई हो गई तो उसको घर से उठवा लेते हैं, उसी प्रकार से बेटा आप क्या करना है, आपको पहले वाले और आखिरी वाले नंबर को उठवा लेना है साइन के साथ। दोनों के आगे कौन सा साइन है इसका ध्यान देना है, 3 और प्लस का 1 उठाया, कोपचे में लिख दो, इधर इधर ले आके कोपचे में लिख दो, दोनों को लिख लिया। लिखने के बाद बेटा आंसर निकाल लो, कितना आया 3। हो गया, हो गया भाई। अब यहां देखो, अब पकड़ना है बीच वाले को, बीच वाला कौन है आपका -4, किसको पकड़ना है, बीच वाले नंबर को, जो नंबर बीच में है x के साथ। ठीक है, केवल नंबर को, x को नहीं, केवल नंबर को, कौन है -4, उसको यहां लिखो, उसको क्या लिखो, यहां लिखो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है 3 और प्लस करने पर आता है बीच वाला। कौन आता है बेटा, बीच वाला। और बीच वाला कौन है आपका -4, बीच वाला कौन है बेटा -4। यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, पहले और आखिरी वाले को उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, उनके आंसर को लिख लेना है, लिखने के बाद फिर बीच वाले को पकड़ना है, उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट आए और प्लस करने पर कौन आए, बीच वाला आए, और बीच वाला कौन है आपका -4। अब सोचो ऐसे कौन कौन से पेयर ऑफ नंबर है कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको 3 मिले, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको 3 मिले और ऐड करने पर आपको -4 मिले। कौन कौन से नंबर है, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, 3 1 जा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 3 और 3 को 1 से प्लस करोगे तो मिलेगा 4। लेकिन यार मुझको तो -4 चाहिए। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में तो ठीक आंसर आ रहा है भाई, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 मिलेगा और 3 और 1 को प्लस करूंगा तो 4 मिलेगा। लेकिन मुझको 4 नहीं, मुझको क्या चाहिए, -4 चाहिए। क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे मुझको एडिशन भी करना है और माइनस का साइन भी लाना है। माइनस के साइन के साथ अगर एडिशन करना हो, तो माइनस के साइन के साथ एडिशन करना हो तो दोनों नंबर को किस में ले लो, माइनस में ले लो। सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों नंबर को किस में ले लो, माइनस में ले लो। तो बेटा क्या आएगा आपका, एडिशन भी हो जाएगा और माइनस का साइन भी आ जाएगा। कैसे, माइनस 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 प्लस। तो जब माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 1 हो जाएगा आपका 4 और बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है तो लग जाएगा माइनस का साइन। समझ में आया माइनस साइन कैसे लाना है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम बीच वाले को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। बीच वाला कौन है, -4। चलो अब इस -4 को तोड़ते हैं, 3x²। -4 को तोड़ के क्या लिख देंगे, क्या मिले बेटा नंबर, मुझे एक मिला है -3 और एक मिला है -1। तो इस -4 की जगह पे लिख देंगे -3 विद x, x का साइन है ना, -3x और -1x। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया। -3x, देखो 4 को मैंने तोड़ के लिख दिया -3, फिर लगा दिया x, फिर -1 और x, फिर बेटा x लगा देंगे, यानी कि x लगा के बेटा दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। फिर ये रहा मेरा +1 = 0। अब इधर देखो, इन दो को अलग, इन दो को अलग। अब बेटा कॉमन निकालो, 3 और x, 3 और x बेटा क्या है, कॉमन है, इन दोनों में आ रहा है। जो चीज बेटा दोनों में आ रही है बेटा उसे क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। तो जैसे ही बेटा 3x को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका x, क्या बचेगा x, यानी कि 3 गया और एक x गया तो क्या बचेगा, ओनली एक x। माइनस यहाँ से 3x जा चुका तो क्या बचेगा 1, है ना। याद है ना बेटा, जब बेटा आप कोई भी चीज को बेटा कॉमन निकालते हो, कुछ ना बचे तो बेटा क्या बचता है 1, क्योंकि जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। अगर ये 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप किसी चीज को कॉमन निकालते हो तो जिस जगह पे, किसी भी जगह पे कुछ ना बचे, कॉमन निकालने के बाद अगर कुछ ना बचे तो उसकी जगह पे 1 बचेगा। आपको इस बात का ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना है, जब भी आप -1 को, किसी भी माइनस नंबर को
कॉमन लेते हो, माइनस नंबर को कॉमन लेने से सबके साइन बदल जाते हैं। जो पहले माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। कब? जब आप किसी नेगेटिव नंबर को, माइनस वाले नंबर को कॉमन निकालते हो। देखो जैसे यहाँ से बेटा मैं क्या करूंगा, -1 को कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा -1 ही कॉमन है कि पहले वाली वैल्यू को मुझे पॉजिटिव रखना है। हमेशा एक बात याद रखना, तो मैं क्या करूंगा, इस -1 को कॉमन लूंगा। जैसे ही मैं -1 को कॉमन लूंगा तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, और प्लस वाला बन जाएगा माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखो x - 1 दोनों में आ रहा है बेटा, यही आपकी पहचान होती है। आपके दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी बेटा क्या है, आपका आंसर सही माना जाता है। x - 1 दोनों में आ रहा है, तो x - 1 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3x - 1। क्या बचेगा? 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका अल्फा, यहां से निकलेगा आपका अल्फा, यहां से निकलेगा आपका बीटा। तो आपका जो अल्फा है, आपका ये जो x - 1 है, पहले इसको 0 के इक्वल लेंगे, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, 3x - 1 को 0 के इक्वल लेंगे, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल लिया, एक बार इसको 0 के इक्वल लिया। अब देखो ये माइनस का 1 है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो प्लस का। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में। तो आपको दो जीरो, आपको क्या मिल गया, आपको दो रूट्स मिल गए बेटा। कौन कौन? एक मिल गया 1, एक मिल गया 1/3। ठीक है, एक मिल गया 1 और एक मिल गया 1/3। पहला वाला हो गया आपका अल्फा और दूसरा वाला हो गया आपका बीटा। लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई तो चलो अब हम क्या करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। चलो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। यही होता है बेटा फॉर्मूला, यही होता है ना बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। चलो अब बेटा पुट करते हैं, x² माइनस, अब इसका पहला रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। यानी कि आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स बेटा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है और बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा है। तो बेटा इनके रूट्स की जगह पे ये एडिशन में आएंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। एक अल्फा से एक अल्फा गया, एक बीटा से एक बीटा गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। देखो ना भाई, दोनों रूट्स का बेटा मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। अब यहां बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कौन है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में बीटा, बीटा क्या आपका 1 अपॉन में 3 प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर अपॉन में अल्फा, अल्फा कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर x प्लस ऊपर क्या बचा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। क्या बचा बेटा, अल्फा बीटा कट गया ना, एक अल्फा बचा एक बीटा बचा ना, बीटा स्क्वायर यहाँ पे दो बीटा थे, एक बीटा से एक बीटा कट गया, एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो बचा अल्फा इंटू बीटा। और इस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कौन आ जाएगा, इस अल्फा इंटू बीटा। चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए, जिससे इसको सॉल्व करके पूरा लिखते ना। अब देखो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो ना 1 को डिवाइड, उनका स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को डिवाइड करना है 1/3 से। डिवाइड करना मुझको नहीं आता, क्या करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है। डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन कब आता है, जब बेटा आप क्या करते हो, सीधे हाथ वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हो। सिंपल सिंपल याद रखो, अगर भाई डिवाइड में डिवाइड आ रहा हो तो बेटा वो ऊपर चला जाता है। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है डिवीजन में। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, है ना। इस 1 का मतलब अब कुछ नहीं बेटा, ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो दोनों एक ही साथ आ जाएंगे। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, अरे इधर अल्फा है, सॉरी अल्फा है, तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा वो। ठीक है, अब देखो बेटा इतना समझ में आ गया। अब इतने के बाद बेटा आपको आगे देखना है क्या करना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बेटा क्या आपका 1 मल्टीप्लाई बीटा। चलो बेटा आप सॉल्व करते हैं, x² माइनस, देखो ना एक बार सॉल्व करा है मैंने सही, 1 का स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर 9, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 या 27, 27 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई 9, जब तक बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक बेटा एडिशन नहीं कर सकता ना, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 9,
प्लस 1/3। चलो अब यहाँ देखो, इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बेटा 0 के इक्वल रहती है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 27, 9 27, 27 प्लस 1 28, 28/9 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ देखो, जब तक इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा बेटा, तब तक बेटा क्या है, मैं इनका एडिशन नहीं कर सकता। तो देखो यहां सबसे बड़ा नंबर है तो यहां भी मुझे 9 लाना होगा, यहां 9 लाने के लिए बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां 9 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां 9 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। देखो ना, तीनों नंबर के नीचे 9 आ जाएगा, तीनों नंबर के नीचे 9 आ जाएगा तो तीनों नंबर का क्या सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो मैंने कहा सबसे बड़े नंबर के इक्वल सबको बनाने की कोशिश करी। ये बचेगा 9x² 9 माइनस 28x/9 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना। देखो 28 आएगा ना, ये 28, 9x² हो जाएगा, ये 3। अब देखो बेटा क्या, इधर देखो 1/9 1/9 1/9 तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लूं। 1/9 आपका तीनों में आ रहा है, कॉमन ले लूं, बिल्कुल कॉमन ले लो भाई। अगर 1/9 तीनों में आ रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो अब यहां से जब मैं 1/9 को कॉमन लूंगा क्या बचेगा, 9x² माइनस 28x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, है ना। डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ से इक्वल टू के उधर जाएगा तो फिर ये 9 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसके साथ बेटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। 0 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा 0, यानी कि अब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू बी 0 अंडर रूट के अंदर x प्लस 3 माइनस अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन में x। दो बार आपसे पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है। बस क्या था, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में चेंज था 2023 के पेपर में, बाकी ये 2024 का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज था, बाकी पूरा नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम सेम लगा था। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाने वाला हूं ना, वही क्वेश्चन बेटा 2023 में जो क्वेश्चन आता उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा था। चलो बेटा इस क्वेश्चन की लिमिट को सॉल्व करना है। इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 अंडर रूट के अंदर x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में x। अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे, अगर आपने x की जगह पे 0 पुट किया, 0 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, 0/0 क्या जाएगा बेटा 0/0। और आपको पता है बेटा 0/0 अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, वो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो सुनो, अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट करूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ तिगड़म बाजी लगानी पड़ेगी, तब जाके क्या है ये क्वेश्चन जो है पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो, मैं क्या करूंगा, जब भी बेटा ऐसा रूट वाला केस मुझे दिखेगा ना, क्या बेटा जब भी मुझे ये रूट वाला केस ऐसा करके दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे रैशनलाइज करूंगा। क्या करूंगा, जब भी मुझे ऐसा ये रूट वाली फॉर्म दिखेगी तो मैं इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। कैसे रैशनलाइज करूंगा, सुनो, इसी के अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहां पर बेटा क्या था, x प्लस रूट 3 था, तो यहाँ पे मैंने x प्लस 3 रखा रूट के अंदर, रूट x प्लस 3 यहाँ भी था तो रूट x प्लस 3 यहाँ भी रखा। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस, और प्लस वाले ब्रैकेट से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन, क्योंकि मुझको क्या करना है, कहीं ना कहीं बेटा इसको सॉल्व करना है, और जब भी मुझे कभी ऐसी रूट वाली फॉर्म दिखेगी
जब भी कभी मुझे ऐसी रूट वाली फॉर्म दिखेगी तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन करूंगा। और रैशनलाइजेशन कैसे होता है, ये ब्रैकेट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जैसे अंडर रूट एक्स प्लस थ्री यहाँ है तो अंडर रूट एक्स प्लस थ्री यहाँ भी रहेगा, रूट थ्री यहाँ पर है तो रूट थ्री यहाँ भी रहेगा। बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस का साइन आ जाता, और कोई चीज नहीं। मतलब अपोजिट साइन वाले से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मैथमेटिक्स में आपका तराजू बराबर रहता है, एक तरफ अगर आप कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, तो बेटा दूसरी तरफ भी करो, नीचे भी। चलो अब यहां देखो, अब आपने बेटा थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि आपका a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हो, बस अंतर किसका हो, साइन का हो, तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, अंतर किसका है, साइन का अंतर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये थ्योरम लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्योरम बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो ऊपर वाले को तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कौन है, रूट थ्री का स्क्वायर, अपॉन में एक्स के साथ कौन है, पूरे एक्स के साथ बेटा मल्टीप्लाई में कौन है, एक्स प्लस थ्री प्लस रूट थ्री। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पूरे x के साथ बेटा ये मल्टीप्लाई में आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया कि ये x बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसीलिए लिमिट लगाना मत भूलना भाई। अब इधर देखो, आपका अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो दोनों केस में आपका अंडर रूट जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अंडर रूट जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस थ्री माइनस थ्री, प्लस रूट थ्री। चलो अब यहां देखो, कितना समझ में आया ना, देखो यहां बचेगा x प्लस थ्री, क्योंकि बेटा आपका देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा x प्लस थ्री माइनस, यहां पर भी क्या होगा, आपका रूट से बेटा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा थ्री विथ माइनस साइन। ठीक है, चलो प्लस का थ्री माइनस का टी, माइनस का थ्री कट गया, लिमिट x टेंस टू बी जीरो, ऊपर बचा x, नीचे बचा x, x से x कट गया, ऊपर क्या बचेगा, वन, है ना बेटा। जब सेम नंबर को सेम नंबर से काटते हो तो क्या बचता है, वन। अब यहां आ जाओ, अब बेटा क्या करोगे, अब बेसिकली आप लोग कुछ नहीं करोगे, अब बेटा x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, जीरो, वन अपॉन में x की जगह पे पुट किया जीरो, जीरो प्लस थ्री, थ्री अंडर रूट के अंदर प्लस थ्री, क्लियर है। अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, कितने अंडर रूट थ्री, टू अंडर रूट थ्री, कितना हो गया बेटा, टू अंडर रूट थ्री, वन अपॉन में टू अंडर रूट थ्री। अब रूट वाला नंबर कभी भी मैंने डिनोमिनेटर में नहीं देखा बेटा, कभी भी बेटा क्या है, आपका रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होगा, हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, न्यूमरेटर में। क्या करना है, इस रूट वाले नंबर को नीचे से हटाना है। और जब सिंगल रूट वाला नंबर नीचे होता है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट थ्री से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ रूट थ्री है तो यहाँ भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे, दोनों तरफ करते हैं। अगर एक तरफ करा तो बेटा दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स में आपका तराजू जो है बराबर रहता है, एक तरफ कुछ बढ़ाओगे तो दूसरी तरफ भी बढ़ाना पड़ता है। वन की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करोगे तो आएगा रूट थ्री अपॉन में टू, रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करोगे तो आएगा थ्री, रूट थ्री बाई सिक्स। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सॉल्व होके आपका जो आंसर है सॉल्व होके वो कुछ इस प्रकार से ये चीज आएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया मेरी बात, समझ में आई, रूट थ्री बाई सिक्स, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन अच्छे से। अगर ना क्लियर हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं क्या करूंगा, ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर ये क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो इसके जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। क्लियर है, देखो सिंपल सिंपल बेटा क्या हुआ, यहाँ पे वन की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करी, यहाँ पे रूट थ्री से करी, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री की रूट थ्री से करी तो थ्री आ गया, थ्री टू जा सिक्स हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलो इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी ये पूरी होती है। टोटल 11 क्वेश्चन थे, जो 11 क्वेश्चन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो आपको सॉल्व करवाए।
हो सकता है कि आगे भी अगर मुझे ऐसे और क्वेश्चंस मिले तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको 2024 का पेपर सॉल्व करवाऊँगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने बताया ना पैटर्न जो मैंने देखा कि 2023 में 2022 के क्वेश्चन थे, 2024 में 2023 के थे। अब हो सकता है कि 2025 के पेपर में 2024 के कई सारे क्वेश्चन आ जाए। तो इसीलिए 2024 का पेपर सॉल्व करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये लड़ाई सिंगल आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी है। क्योंकि बच्चों हर एक स्टूडेंट को हम अपने 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 भाई की तरह, अपने बहन की तरह मानते हैं, एक अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए दोस्त मैं क्या है इतनी रिसर्च कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर सको और पास भी हो सको। सुनो दोस्त, इसी के साथ अभी के लिए तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँगा। इससे पहले बेटा मैंने क्या है 2023 और 2022 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा दिया है, उस वीडियो को जाके देख लेना। उससे भी क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे क्योंकि मैं जो है बेटा क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, डायरेक्ट नहीं। जिससे क्या है आपको हर चीज़ें रिवाइज़ रहे क्योंकि उसके जैसा बेटा अगर डिजिट चेंज होके कोई अदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको मदद मिले। तो दोस्त इतनी मेहनत करने का आपसे एक एक चीज़ माँगता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। बीसीए मैथमेटिक्स पढ़ने वाला हर एक बच्चा मेरी फैमिली की तरह है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो दोस्त क्या करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है जिससे उनको भी जो है थोड़ी मदद मिल सके और वो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।